कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां भयानक गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई थी, जहां लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। उसी माहौल में एन डेरो एक छोटी सी स्टेज आर्टिस्ट थी, जिसे अचानक ही नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे एन काफी निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और नौकरी भी छीन ली गई थी। फिर एन उसी नाटक कंपनी के मैनेजर से मिलती है और काम के लिए बोलती है, तो मैनेजर बोलता है, यहाँ अब काम नहीं है, तुम कहीं और काम ढूंढो। और मैनेजर एन को किसी दूसरे शो का एड्रेस दे देता है। और इधर कार्ल डेनहम, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर था, इसके साथ फिल्म स्टूडियो के प्रोड्यूसर और फाइनेंस करने वाले लोग बैठकर फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। और ये लोग कार्ल से काफी नाराज थे। प्रोड्यूसर कार्ल से कहते हैं कि फिल्म में उन्हें एक ग्लैमरस, फेमस और आकर्षक लड़की चाहिए, लेकिन कार्ल प्रोड्यूसर की बात नहीं मान रहा था। कार्ल एक लालची किस्म का इंसान था। वो अपने प्रोड्यूसर को एक नई फिल्म का आइडिया सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। प्रोड्यूसर पूछता है कि ऐसा कौन सा आइडिया है। तब कार्ल बताने लगता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड है जहां पर आज भी इतने खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, और इस आइलैंड का नाम स्कल आइलैंड है। मैं उन्हीं की एक फिल्म बनाऊंगा, आप बस मेरी फिल्म में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन प्रोड्यूसर्स मना कर देते हैं, जिसके बाद कार्ल अपने असिस्टेंट के साथ वहां से भाग जाता है। लेकिन कार्ल के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह फिल्म बनानी है। लेकिन कार्ल को फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो ऑडियंस को फील करा सके। इसके बाद कार्ल लड़की की तलाश में निकल जाता है और वही डेन चुपके से एक फल चुरा लेती है, लेकिन दुकानदार एन को तुरंत पकड़ लेता है। उसके बाद कार्ल एन के पास आता है और दुकानदार को पैसे दे देता है। फिर एन को कार्ल एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे खाना लाकर देता है। एन को काफी भूख लगी हुई थी, जिससे एन जल्दी जल्दी खाना खा लेती है और फिर एन को अपनी फिल्म के बारे में बताता है। एन थोड़ी देर सोचती है, उसके पास काम नहीं है और पैसे भी नहीं है, इसलिए आखिरकार हाँ बोल देती है। कुछ देर बाद कार्ल एन को अपनी जहाज के पास ले जाता है, लेकिन कार्ल को उसका असिस्टेंट बोलता है कि फिल्म स्टूडियो के प्रोड्यूसर पुलिस लेकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद कार्ल का असिस्टेंट एन को उसके केबिन में ले जाता है। जैक ड्रिस्कोल इस फिल्म का राइटर था, लेकिन वो कार्ल के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि कार्ल के पास पैसे नहीं थे। इसलिए कार्ल ने जैक को अपनी बातों में उलझाए रखा और जब तक जैक जहाज से उतरता तब तक जहाज किनारे से दूर जा चुकी थी। लेकिन अब जैक को कार्ल की फिल्म बनानी ही पड़ेगी। अब जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जहाज कहाँ जाने वाली है, सिवाय कार्ल के। एन जहाज पर नई होती है, इसलिए थोड़ा असहज महसूस करती है। जैक पहले तो एन से दूरी बनाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों बात करना शुरू करते हैं। जैक उसे अपनी लिखी स्क्रिप्ट के बारे में बताता और एन उसे हंसाने की कोशिश करती है। यहीं से उनका कनेक्शन बनना शुरू होता है। कार्ल चुपचाप अपने नक्शे को देखता रहता है। वह कैप्टन से असली डेस्टिनेशन छुपाता है। बाद में वह कप्तान को बताता है कि उन्हें स्कल आइलैंड जाना है। ऐसा सुनकर कैप्टन चौंक जाता है और कहता है वह जगह खतरनाक है, लेकिन कार्ल अपनी जिद पर अड़ा रहा। जहाज समुद्र में काफी आगे जाने के बाद आसमान बदलने लगा, हवा तेज होने लगा, समुद्र की लहरें बड़ी होने लगी। कैप्टन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और देखते ही देखते अचानक तेज तूफान आ जाता है। जहाज जोर जोर से हिलने लगा, सब लोग चिल्लाने लगे और घबरा गए। कुछ देर बाद कैप्टन पूरी ताकत से जहाज को कंट्रोल करता है। भयानक तूफान गुजरने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति डरावनी थी क्योंकि चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और जहाज धीरे धीरे बिना साफ रास्ता देखे आगे बढ़ रहा था, जिससे कैप्टन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और सब लोग सतर्क हो जाते हैं। जहाज बहुत धीरे धीरे उस घने कोहरे के अंदर आगे बढ़ता है और कैप्टन बार बार आदेश देता है कि ध्यान से चलो क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक धुंध के बीच से एक काली विशाल आकृति दिखने लगती है और जहाज उससे जाकर टकरा गया। जहाज पर सब डर गए। जहाज आंशिक रूप से डैमेज हो गई। अब वे मजबूर हो जाते हैं जहाज को किनारे के पास रोकने के लिए, लेकिन कार्ल तुरंत मौका देखता है और कहता है यही शूटिंग करेंगे। वह कुछ लोगों को लेकर
छोटी नाव में बैठकर द्वीप पर उतर जाता है। बाकी लोग जहाज पर ही रह गए। कार्ल अपनी टीम के साथ किनारे पर उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन सबको कंकाल नजर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सब काफी डर गए, लेकिन फिर भी सब लोग आगे बढ़ते चले गए और कार्ल वहां अपनी फिल्म की शूटिंग करने में बिजी था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक बच्चा नजर आया जो अजीब कपड़े पहने और आदिवासी लग रहा था। कार्ल जैसे ही इस बच्चे के पास जाता है, तभी चारों तरफ से लोग निकलने लगे। वे लोग अजीब भाषा में चिल्ला रहे थे। कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वे हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं। अचानक वे पूरी टीम को घेर लेते हैं। कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, उन्हें मारने और घायल करने लगते हैं। लेकिन इस हमले के दौरान आदिवासी एन को अलग नजर से देखते हैं। वे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह उनके लिए बहुत खास हो। कार्ल और बाकी लोग भी बुरी तरह फंस गए थे। कुछ लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन तभी कैप्टन और उसकी टीम हथियार लेकर आ गए। वे दूर से गोली चलाना शुरू करते हैं और गोली की आवाज सुनकर आदिवासी घबराकर उनसे दूर हटने लगे। कैप्टन जल्दी से उनको इकट्ठा करता है और कहता है यह जगह सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद सभी लोग भागते हुए नाव पर वापस चले गए। सभी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। जहाज पर पहुंचकर कैप्टन बोलता है हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन कार्ल फिर भी रुकना चाहता था क्योंकि उसे शूटिंग करनी थी। शाम ढल चुकी थी और जहाज किनारे के पास खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी सामान्य नहीं बल्कि डरावनी थी, क्योंकि दिन में जो आदिवासी हमला कर चुके थे उनका खतरा अभी भी था। फिर भी कुछ लोग लापरवाही से सो गए और पूरी तरह सुरक्षा नहीं रखे। रात के गहरे अंधेरे में अचानक बिना आवाज किए आदिवासी पानी के रास्ते जहाज के पास पहुंचते हैं और धीरे धीरे जहाज पर चढ़ गए। क्योंकि पहरा कमजोर था, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था और आदिवासी चुपचाप इधर उधर फैलकर अचानक से हमला कर देते हैं। कुछ लोगों को मार देते हैं और कुछ लोगों को घायल कर देते हैं। पूरी जहाज पर चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। इस अफरा तफरी में आदिवासी सीधे एन को पकड़े और उसे जोर जबरदस्ती से घसीट कर ले जाते हैं। एन को पकड़कर द्वीप की तरफ लेकर चले गए। जैक कैप्टन को बोलता है कि जहाज को रोको। वे लोग एन को उठाकर ले गए। इसके बाद सब लोग अपने अपने हथियार उठाकर द्वीप की तरफ चल पड़े और कार्ल को भी यही चाहिए था। सभी लोग अलग अलग नाव में बैठकर किनारे की तरफ आगे बढ़े और आदिवासी एन को अजीब कपड़े पहनाकर तैयार करते हैं और एन को एक बड़ी दीवार के गेट के सामने बांध दिया गया और आदिवासी जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये तो साफ हो जाता है कि वे एन को किसी देवता के लिए बलि बना रहे थे। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, अजीब आवाज आने लगी, जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और पेड़ भी हिलने लगे। एन पूरी तरह डर से कांप रही थी और फिर अंधेरे में से एक विशाल गोरिल्ला निकल कर आया, जिसे आदिवासी लोग किंग कॉन्ग के नाम से बोलते थे। कॉन्ग बहुत बड़ा, ताकतवर और डरावना था। वह धीरे धीरे एन के पास पहुंचा और एन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसके बाद एन जोर से चिल्लाती है, लेकिन कॉन्ग उसे मारता नहीं। वह उसे अपने हाथ में उठाता है और एन को जंगल के अंदर लेकर चला गया। एन की आवाज सुनकर जैक और कार्ल दोनों दीवार की तरफ दौड़े। कार्ल कॉन्ग को देख लेता है। फिर कार्ल और जैक अपनी आधी टीम को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे और उनकी आधी टीम जहाज पर ही रुक गई। कॉन्ग एन को जंगल के काफी अंदर ले जाता है और एन बहुत ज्यादा डर जाती है। जहाज पर एन के गायब होने के बाद जैक गुस्से में उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है। कार्ल भी साथ आता है, लेकिन उसके दिमाग में एक और प्लान होता है, कुछ बड़ा पकड़ने का। पूरी टीम हथियार लेकर जंगल में जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे खतरे बढ़ने लगे। अचानक सैकड़ों बड़े डायनासोर दौड़ते हुए आए। टीम बीच में फंस जाती है। लोग गिरने लगे और कुछ लोग कुचले जाते हैं। पूरा सीन दर्द से भरा होता है। कई लोग यहीं पर मर जाते हैं, लेकिन टीम के लोग हार नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। कार्ल इन सब खतरों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कॉन्ग एन को साइड में रखकर कुछ खाने लगता है। एन चुपके से कॉन्ग की नजरों से छुपकर उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग को पता चल गया और वह एन को पकड़ लेता है। इसके बाद कॉन्ग एन को एक चट्टान के ऊपर लेकर गया और फिर एन कॉन्ग के सामने डांस करने लगी, जिससे कॉन्ग काफी खुश हो गया। फिर एन डांस करके थक जाती है और वह डांस करने से मना कर देती है, जिससे कॉन्ग एन से नाराज हो गया और एन को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एन अकेली जंगल में घूमती रहती है।
जैक और कार्ल की टीम लकड़ी की वोट बनाकर पानी के अंदर उतर जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पानी के अंदर उनके ऊपर खतरनाक जानवर अटैक कर देते हैं, जिससे कुछ लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके जैक की टीम कोंग की गुफा के पास पहुंच गई, जिसके बाद लोगों की आवाज सुनकर कोंग गुस्से से गुफा से बाहर निकलता है। कोंग को लगता है कि ये सब उसके दुश्मन हैं। कोंग उन्हें दुश्मन समझकर हमला करता है। वह पेड़ उखाड़कर फेंकता है और सभी को डराता है और अंत में सभी एक गहरी खाई में जा गिरे। इसके बाद अचानक 3 खतरनाक डायनासोर एन पर हमला करते हैं। कोंग एक हाथ से एन को पकड़कर और दूसरे हाथ से तीनों से लड़ने लगा। वह पेड़ों पर कूदता है और जमीन पर गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता और आखिरकार बहुत लंबी लड़ाई के बाद तीनों टी-रेक्स को मार देता है, जिससे एन की जान बच जाती है। इस लड़ाई के बाद एन का डर खत्म होने लगा। टीम जिस गहरी खाई में गिरी थी, वहां विशाल कीड़े और कीचड़ के अंदर छिपे जीव निकलने लगे। वे लोगों को जिंदा खाने लगते हैं। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। लेकिन जैक और बचे लोग किसी तरह बेल पकड़कर ऊपर चढ़ गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैक और उसकी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी और वे एन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन कार्ल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह कोंग को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था। वह कोंग को मारने के बजाय पकड़ने का फैसला करता है ताकि पैसे कमा सके। एन कोंग को समझने लगी और उसे हंसाने के लिए फनी एक्टिंग करने लगी। कोंग पहली बार हंसता है और यहाँ से दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगा। जब कार्ल, जैक और बाकी लोग खतरनाक खाई से किसी तरह बाहर निकले, तब उनकी हालत खराब हो चुकी थी। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। बचे हुए लोग घायल और डरे हुए थे। सबके मन में डर बैठ चुका था कि आगे जाना मौत को बुलाना है। इसलिए कैप्टन और बाकी लोग साफ बोल देते हैं कि अब बहुत हो गया, हम और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है। किसी को भरोसा नहीं कि वे जिंदा वापस आएंगे। इसलिए फैसला करते हैं कि अब जहाज पर वापस लौट जाए। लेकिन जैक मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है, मैं एन को छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ साफ दिखता है कि अब जैक को एन से प्यार हो चुका था, इसलिए वह अकेले ही आगे जाने का फैसला करता है। लेकिन कार्ल जैक को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका ध्यान कुछ और ही जगह पर था। कार्ल के दिमाग में चल रहा था कि कोंग को कैसे भी पकड़ा जाए। कार्ल और बाकी लोग वापस चले गए। इसके बाद जैक अकेले ही खतरनाक जंगल में आगे बढ़ता है। हर कदम पर खतरा था, लेकिन वह डरता नहीं। काफी देर बाद वह एन तक पहुंच जाता है और देखता है कि एन कोंग के हाथ पर सो रही है। इस समय तक एन और कोंग के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था और अब एन कोंग से नहीं डरती थी। लेकिन तभी जैक एन को धीरे से आवाज लगाता है। एन ने जैसे ही आंखें खोली तो वह सामने जैक को देखती है। जैक उसे बुलाने की कोशिश करता है और जैसे ही एन हिली तो कोंग को पता चल गया। कोंग जैक को देखकर गुस्से में हो गया और हमला करने लगता है। लेकिन इस खतरनाक हलचल से वहां पर मौजूद चमगादड़ कोंग पर हमला कर देती हैं और कोंग उन चमगादड़ों से बचने में व्यस्त हो जाता है। तो जैक मौका देखकर एन को उठाकर एक चमगादड़ के पैर से लटक जाता है, जिससे वे एक नदी में जाकर गिरे। जैसे तैसे करके नदी से निकलकर वे दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे और उनके पीछे कोंग भी भागता हुआ आ रहा था। जैक दरवाजे के पास आकर कार्ल को आवाज लगाता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन कार्ल कोंग को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह दरवाजा थोड़ी लेट खोलता है। लेकिन जैसे ही एन दरवाजे के उस पार आती है तो वह देखती है कि कार्ल और उनकी टीम कोंग को पकड़ना चाहती है, इसलिए वह दुखी हो गई। और जैसे ही कोंग दरवाजा तोड़कर आता है तो सभी लोग बंदूक चलाने लगे और कोंग पर गैस बम फेंकने लगे। कोंग काफी देर तक लड़ता रहा। एन उसे बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन एन की कोई नहीं सुनता और काफी देर लड़ाई के बाद कार्ल कोंग के मुंह पर गैस बम फेंक देता है, जिससे कोंग गिरकर बेहोश हो गया। ये सब देखकर एन बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वह कोंग को समझ चुकी थी। उसे पता था कि कोंग बुरा नहीं था, लेकिन कार्ल के लिए यह सिर्फ कमाई का मौका था। इसके बाद कोंग को जंजीरों से बांधकर जहाज पर लाया जाता है और सब लोग कोंग को लेकर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। इसके बाद कार्ल एक बड़ा शो तैयार करता है, जहां कार्ल का पूरा ध्यान अब फिल्म बनाने में नहीं, बल्कि कोंग को दुनिया के सामने दिखाकर पैसा कमाने पर था। एक बड़े थिएटर में किंग कोंग को स्टेज पर लाया गया। हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए थे। सामने हजारों लोग बैठे थे और कैमरे ऑन थे और कार्ल
उसे दुनिया का 8वां अजूबा कहकर पेश करता है। जैक भी वहाँ मौजूद था, लेकिन एन वहाँ नहीं थी। इसके बाद कोंग के सामने किसी दूसरी लड़की को दिखाया गया, जिससे कोंग गुस्सा होकर उस लड़की को हाथ में लेकर फेंक देता है और जंजीरों को तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जान बचाकर भागने लगा और कोंग थिएटर से बाहर आकर गाड़ियों को तोड़ने लगा और एक एक लड़की को उठाकर उसका मुंह देखकर उसे फेंक देता था, क्योंकि उसे सिर्फ एन चाहिए थी। लेकिन लोगों की भगदड़ देखकर एन को समझ आ जाता है कि कोंग के साथ कुछ तो हो रहा है, तो वह कोंग की तरफ भागने लगती है। जैक कोंग को काफी देर तक शहर में दौड़ाता रहता है, लेकिन अंत में कोंग जैक की गाड़ी पर हमला कर देता है।